हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप सबका दोस्त आज फिर से अपने चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर। तो हम लोग आज का लेसन शुरू करने से पहले कुछ मैं पर्सनल बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं अक्सर वीडियो के लास्ट में वो बात भूल जाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ नहीं रहा है और वो आप लोगों के सहयोग के बिना बढ़ेगा भी नहीं। तो फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा का टारगेट नहीं रखा है, उसको 1000 का टारगेट रखा है। अभी 105 सब्सक्राइबर है मेरे। इसको प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए और इसको हमारा चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम इसे तत्काल मोनेटाइजेशन हो जाए और कुछ जो हमारा प्रोसेस है हम अपने अधिक से अधिक रिसोर्स जुटा सकें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोग के सामने ला सकें। तो चलिए आज हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, इसमें लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें ट्रांसपोर्ट में से लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ में फिर अलग अलग तरह का जो रोड्स है, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स वगैरह। और ये रोड का मैप है जिस पर हमने भी जो डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने रोड डेंसिटी वगैरह पर भी डिस्कस किया इसका। और फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर पाइपलाइंस को डिस्कस किया। पाइपलाइन जो कि अलग अलग तरह का पाइपलाइन है, जिसमें कि गैस, पानी और फिर पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने रेलवेज़ को, ये रेलवे का मैप है। फिर हमने वाटरवेज़ को और फिर मेजर सी पोर्ट्स पर डिस्कस किया। और तो आज हम लोग आज बात करेंगे एयरवेज़ पर। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो है हम लोग एयरवेज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एयरवेज़ की। तो जहाँ तक एयरवेज़ की एयर ट्रेवल की बात करते हैं, तो एयर ट्रेवल आज के एयरवेज़ के माध्यम से होता है। तो आज हम लोग एयर ट्रेवल जो है, जो कि आज दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड है ट्रांसपोर्ट का। ये जो है ये बहुत विभिन्न अलग अलग तरह के टेरेन्स को कवर करता है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, मैदानी हो, सागर हो, कहीं भी हम इसको पार कर सकते हैं। जबकि यदि हम जो कि लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सारी दिक्कतें होती है। लैंड ट्रांसपोर्ट ज़मीन पर ही चलता है, जबकि ज़मीनी सीमा के भीतर चल सकता है। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो जलीय क्षेत्र में, सागर, नदियों में। जबकि एयर ट्रांसपोर्ट, एयर के थ्रू जब ट्रैवल करते हैं तो हम इन सब से हम अछूते रहते हैं और बहुत दूरी तक सफ़र कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कैसे कि जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जिसमें कि ऐसे जनरली हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जिसमें 7 स्टेट्स हैं हमारे उत्तर पूर्व के, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सारे ये जो क्षेत्र है वो हमारे देश से वो काफ़ी कटा हुआ रहता है। इसको एयर इंडिया, जो हमारा जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, इसको जोड़ती है वहाँ से। और फिर उसमें बिल्कुल भी वो कटने इसके बिना ये बिल्कुल कट जाता है। और हमारा जो एयरवेज़ के जरिए ही ये जुड़ा हुआ रहता है, ताकि और उससे जुड़ा से ये ताकि ये और ये जो एयरवेज़ है, ताकि फ्लड के दिनों में या फिर इंटरनेशनल फ्रंटियर जो बॉर्डर्स हैं उसको भी पार कर सकती है बिल्कुल आसानी से, बिना किसी रोक टोक के, बहुत कम भी बाधाओं में कर सकता है। और ये बहुत ही ईजियर ट्रांसपोर्ट है। कहीं भी यदि आपको यूएसए बाय रोड जाना हो तो संभव नहीं है, जबकि हम कुछ घंटों में 24 घंटे के भीतर यूएसए इंडिया से पहुंच सकते हैं। जो हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट है इंडिया का, वो उसका जो नेशनलाइजेशन 1953 में किया गया था इसको इंडियन एयरलाइंस के नाम से। और उस समय इसकी एक सब्सिडरी अलायंस थी, अलायंस एयर, प्राइवेट और शेड्यूल था ये। एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विस। ये जो है एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल एयर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। पवन हंस इसी का एक, जो कि हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट का एक और हिस्सा है, जो कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। ये जो है हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराता है ओएनजीसी को। और ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी को इस तरह का करता है, ताकि वो विभिन्न अलग अलग जगहों में आसानी से जा सके। और ये जो कि विभिन्न जो कि अलग तरह के जो ट्रेन है, जबकि
उबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाकों को भी ये हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन, जो इंडियन एयरलाइंस का जो ऑपरेशन है ये बहुत अधिक मात्रा में दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं, जो ये एक इंटरनेशनल सर्विस भी देती है, जो कि नेबरिंग स्टेट्स के साथ साथ मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी जोड़ती है। तो फिर अब एक बात होती है कि कुछ सारे एयरलाइंस हर देश से सीधे जुड़े नहीं होते, वो कभी कभी रूट अलग अलग देशों के वाया होता है। तो आप पता कीजिए कि इंडियन एयरलाइंस, जो कि फाइंड आउट द नेम ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड बाय द इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस से जो सीधे कनेक्टेड है इनके बारे में पता कीजिए। एक लंबा चौड़ा लिस्ट होगा, 100-150 देश होने चाहिए। आप कुछ पता कीजिए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए कि कौन कौन इससे नहीं जुड़े हुए सीधे। एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन टू रीच ऑफ द कॉमन पीपल। हालांकि आज भी ये एयर ट्रैवल जो है कि बहुत लोगों के, आम आदमी के पहुंच से दूर है। अब पटना से दिल्ली जाने का मिनिमम फेयर 4 से 5 हज़ार होगा के आसपास होगा, जबकि ट्रेन से लोग 500 में भी पहुंच सकते हैं। ये काफ़ी महंगा सर्विस है एयरवेज का एयर। और चलिए इसमें देखिए ये जो मैप है, इसमें देश के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स, और कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हमारा ये एक अमृतसर सबसे उत्तर में, जो कि एक मेन इस इलाके का बहुत महत्वपूर्ण है। फिर न्यू दिल्ली और मुंबई, हैदराबाद, यहाँ हमारा चेन्नई है, तूतीकोरिन, और यहाँ कोलकाता, और एक यहाँ गुवाहाटी भी है, हालांकि इसका यहाँ इसमें वर्णन नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये यहाँ पर एक मेन दिया गया है कि आज यदि ये मैप चूँकि आपका थोड़ा पुराना है, आज यदि देखेंगे तो 14-15 के आसपास आएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फिर नेक्स्ट है हमारा आएगा अब कम्युनिकेशन। तो चलिए हम लोग इसके बाद जो एयरवेज के जो कि हमारा जो लाइफलाइन ऑफ है हमारा नेशनल इकोनॉमी का, उसमें अब ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन का। जैसे देखते हैं आज लॉकडाउन में, आज जो हमारे एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई पूरे देश में, सब हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन आज भी फिर भी बहुत सारा काम हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ये हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है कि हम फ़ोन के जरिए, नेट के जरिए, इंटरनेट से या फिर मोबाइल फ़ोन से या टेलीफोन से लोगों से बात कर रहे हैं, और उसके थ्रू हमारा बहुत सारा काम हो जा रहा है, जिसके कारण हम कहीं गए बिना भी हमारे सामान का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। तो जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, जब से दुनिया में मानव आया पृथ्वी पर और एक दूसरे से बात करने की कोशिश किया, उस समय से ये अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के साधनों का उपयोग करता रहा। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और आज कम्युनिकेशन बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हमारे पास देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन अलग अलग तरह का है। टेलीविज़न है, पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग देख सकते हैं, टेलीफोन है, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और फिर अलग तरह आज मास कम्युनिकेशन की बात करें तो एक हम जिस माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं वो भी एक मास कम्युनिकेशन ही है। हालांकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये एक मास लेवल पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। और फिर इसमें देख सकते हैं पर्सनल में, इसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म, यूट्यूब, जिसके माध्यम से हम लोग आज बात कर रहे हैं, गूगल, ये तो पोस्टल नेटवर्क भी हमारे पास है। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप जिसको पता होना चाहिए कि भारत का हमारा जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क। इट हैंडल्स द पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न। ये जो होता है कि ये जो हमारा पोस्टल नेटवर्क है ये पार्सल के साथ साथ चिट्ठी पत्र भी आदान प्रदान करता है, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग क्लास है, पोस्ट कार्ड है, इन्वेलप है, और फिर अलग अलग और भी बहुत सारे हैं अलग अलग तरह के इसके। तो इसमें जो एक मेल है जो कि फर्स्ट क्लास का जो मेल है उसको एयरलिफ्ट करके हवाई जहाज से ले जाया जाता है, और उसका एक कम से कम समय में बिल्कुल 72 घंटे में इसे पहुंचा दिया जाता है। द सेकेंड क्लास मेल जो है इंक्लूड द बुक, पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पर्सन, ये जो है इसे सरफेस मेल कहा जाता है। कि ये स्थल मार्ग से जाते हैं, ये अलग अलग, ये रहा अपना। और फिर इसके बाद है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया में जो हमारा जो टेलीकॉम नेटवर्क है दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, जो हमारे देश का जो 2/3 2016 लग रहा है, 2014-15 का ये डाटा है,
आज कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 2/3 2/3 जो विलेजेस हैं वो एसटीडी से, यानी कि हमारा जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो चुका है, टेलीफोन फैसिलिटी से कनेक्ट हो चुका है सारा, लगभग सारा गांव। इन अदर स्ट्रेंथन द फ्लो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द grassroots to the higher level, government has made the special provision to the extended 24-hour STD facility every village in the country। उनको 24 घंटे STD फैसिलिटी से जोड़ने का के लिए एक ऑप्टिकल फाइबर का एक नेटवर्क बिछाया गया। दिस यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज all over India, it has been made possible of integrating the development of the space technology with the communication technology। ये सब हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक साथ जो विकास के कारण ये सब हो पाया आज। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस। जो मास कम्युनिकेशन है लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराता है और अवेयरनेस भी, लोगों में जानकारी जागरूकता भी बढ़ाता है। बहुत तरह के नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। अब अभी देखिए, आप जब लॉकडाउन है, आज स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन फिर भी आप लोग घर बैठे पढ़ पा रहे हैं ना। तो इसके लिए मास कम्युनिकेशन का जो संसाधन है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो तो भाई आज बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, रेडियो ट्रांजिस्टर जो होता है, लेकिन वो भी था। लेकिन आज हम लोग एक यूट्यूब है और यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे सीधे जुड़ रहे हैं। ये जो है यू मास कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी इसको कहते हैं, ब्रॉडकास्ट बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम, नेशनल और रीजनल प्रोग्राम प्रसारित करते रहे हैं। और वो अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, दूरदर्शन है नेशनल, आज तो हज़ारों चैनल हैं आपके पास DTH के माध्यम से, लेकिन कभी ये दूरदर्शन ही सबसे बड़ा। आज भी जब आप न्यूज़ की बात करते हैं तो ऑथेंटिक न्यूज़ जो है आपको दूरदर्शन के चैनल पर ही मिलता है। बाकी न्यूज़ चैनल तो वो भी अच्छे न्यूज़ देते हैं, बट उनमें थोड़ा मसाला लगा होता है, तो उसमें से ओरिजिनल न्यूज़ को कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। और फिर है एक आता फिर हमारा न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर्स जो है, न्यूज़पेपर भी अलग अलग तरह के, बहुत तरह के छपते हैं, जो कि डेली और फिर पेरियोडिकली होता है, अलग जैसे साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, और फिर कुछ सालाना भी होता है कि ईयर बुक्स भी आते हैं अलग अलग तरह के। ये सब जो इंडिया में जो न्यूज़पेपर है वो लगभग 100 भाषाओं में अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर छापे जाते हैं। ये जो दुनिया में सबसे अधिक है, जो लार्जेस्ट नंबर है इन वर्ल्ड। लेकिन तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो छपने वाला है वो हिंदी में अखबार सबसे ज़्यादा छपते हैं, बाय इंग्लिश एंड उर्दू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म बनाने वाली एक देश है। और ये अलग अलग तरह का वीडियो, शॉर्ट फिल्म, इसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म certification, sorry, the Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films। जो इंडिया में जो भी फिल्में चलाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, उनको सर्टिफाई करने का काम ये संस्था करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जैसे सेंसर बोर्ड, जिसे हम लोग आम बोलचाल में सेंसर बोर्ड कहते हैं, जबकि भारत में सेंसरशिप लागू नहीं है। यहाँ पर हर फिल्म को चलाया जा सकता है, बस उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी होता है। उसी सर्टिफिकेट के दायरे में उसके लिए कुछ सीमाएं होती हैं, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू किए जाते हैं और उसके हिसाब से वो उसे दिखाया जा सकता है। तो सेंसर, आप इसको समझ लें, सेंसर बोर्ड नाम का कोई चीज़ नहीं होता। यहाँ पर एक है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, क्योंकि इंडिया में सेंसरशिप लागू नहीं है। सेंसरशिप वो एक ऐसी व्यवस्था है जब किसी भी चीज़ को प्रसारित होने से पहले सेंसर बोर्ड देखती है और यदि उसे लगता है तो उसे रोक सकती है। हमारा जो ये फिल्म द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये रोक नहीं सकती, उसे उसी आधार पर एक कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट दे सकती है। अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप जब फिल्म देखते होंगे तो उसमें एक आता है, उसमें A, इस तरह के अलग अलग तरह के कैटेगरीज दिए होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की। तो हमारा नेक्स्ट है, जो कि ये भी हमारा जो नेशनल इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंटरनेशनल। तो चलिए हम लोग अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जहाँ तक ट्रेड की बात है, तो ट्रेड मतलब होता है कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। अब इसमें गुड्स के साथ सर्विस भी जोड़ सकते हैं। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस
टेक प्लेस, मतलब मार्केट में होता है कि इस तरह के एक्सचेंज होते हैं। जैसे मुझे चलिए हम प्राचीन काल की बात करें व्यापार की, तो जब जिसके पास चावल है वो चावल दे करके उसके बदले गेहूँ लेता था, गेहूँ या चावल के बदले बर्तन लिए, बर्तन और कपड़े, और फिर उनके बदले सोने चांदी के आभूषण वगैरह, इस तरह के आदान प्रदान बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। लेकिन बाद में करेंसी डेवलप हुआ, फिर अलग 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 तरह के देशों में, फिर भिन्न भिन्न देशों से एक दूसरे से एक तरह का ट्रेड ट्रेड बैलेंस, ट्रेड की एक व्यवस्था बनी, और फिर इस तरह का हुआ। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स। ये अलग अलग तीनों माध्यमों से जो यातायात के तीन साधन थे, तीन माध्यम है, हवाई, समुद्र और स्थल। वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज़, जो होता है लोकल ट्रेड होता है शहरों में, छोटे महानगरों में, छोटे शहरों में और गाँव में होता है। जबकि स्टेट लेवल ट्रेड्स कैरिड बिटवीन द टू और मोर स्टेट, जो कि स्टेट लेवल का जो ट्रेड्स होता है वो कि दो अलग अलग स्टेट्स में होता है। जैसे अपने यूपी से बिहार का कुछ ट्रेड हो रहा है, या फिर यूपी का गुजरात से, महाराष्ट्र से, या असम से, या अरुणाचल प्रदेश से, इस तरह के ट्रेड्स होते हैं। लेकिन जब वो जो अलग अलग का, फिर इसी तरह का जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होता है, अब यदि बात करेंगे हम इंडिया और श्रीलंका की, इंडिया और यूएसए की, इंडिया और बांग्लादेश की, इंडिया चाइना की, यदि हम इंडिया चाइना की बात करें, लॉकडाउन से पहले जो हमारी से लगभग $80 बिलियन का हमारा जो ट्रेड था एक दूसरे से, और वहीं जब जिसमें कि 62 यानी कि 60+ बिलियन जो था वो जो चाइना हमें एक्सपोर्ट करता था, और जबकि हम लोग उसके बदले में हम लोग चाइना को सिर्फ 20 बिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट कर पाते थे। यानी कि वो जो हमारे पास लगभग $60 बिलियन का ट्रेड लॉस था, इसी को ट्रेड लॉस बोलते हैं। और वो ट्रेड बैलेंस जो है वो चाइना के पक्ष में था, वो था। यही है जो कि हमारा जो कि इकोनॉमिक बैरोमीटर, एक तरह से बोल सकते हैं, ये हमारे लिए इकोनॉमिक बैरोमीटर है ये चीज़, जिसके साथ हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो ऑल रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, ऑल द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि कुछ बहुत सारा रिसोर्स जो है कि उसका जो स्पेस एरिया निश्चित होता है, हर जगह वो हर चीज़ नहीं पाया जाता, इसलिए हर जो देश है, अलग अलग तरह के देश हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जैसे कि अभी हम चाइना की बात कर रहे थे, चाइना के पास बहुत सारा प्रोडक्शन है, यदि वो इंडिया और इस तरह के जो बड़े, जो कि अधिक पॉपुलेशन वाले जो देश हैं, इनसे यदि ट्रेड नहीं करेगा तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बेचेंगे वो लोग, और उसके लिए फिर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए उसको, उससे वो फिर लाएंगे। अब जैसे इंडिया के पास, जैसे आप देखें तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक तरह से कह सकते हैं सिलिकॉन के क्षेत्र में एक अधिकार है इंडिया का। वहीं जबकि जो कि रेयर अर्थ मेटल्स में, उसमें चाइना का सब बहुत बड़ा योगदान है उसका। और अलग इसी तरह से फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो कोयला, सोना और एग्रीकल्चर्स में बहुत अधिक उसका वो एक्सपोर्ट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिर। इंडिया हैज़ द ट्रेड रिलेशन विद मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो है कि लगभग हर तरह के जो जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ से अलग अलग तरह का बिजनेस रिलेशनशिप है। तो इसमें जो है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, चलिए पहले एक्सपोर्ट के बारे में करते हैं। हम लोग बहुत सारा चीज़ एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी होता है। तो एक्सपोर्ट में हमारा जो एग्रीकल्चर का और इसके जो जुड़े हुए उससे 8.64% है। बेस मेटल है 6.91%। बेस मेटल यानी कि जो कि आधारभूत धातु है, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम है, कॉपर वगैरह, ये सारे बेस एलिमेंट्स, बेस मेटल्स कहा जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी 17.02%। केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट 12.06%। ये 2016-17 का है। द कम्युनिटीज़ इम्पोर्टेड टू इंडिया, ये सारे हैं, वो है इंक्लूड पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, ये है 22.4%, जो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का है। जेम्स एंड ज्वेलरी 12.8%। केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स 9.76%। बेस मेटल 5.95%। हमें अलग अलग तरह के मेटल्स भी आयात करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टील की बात करें तो हम जो हाई क्वालिटी का जो स्टील है, जो कि हम लोग एयरलाइंस में, जो कि हवाई जहाज़ों के निर्माण में या फिर इंजीनियरिंग कामों के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वो जो फाइन स्टील होते हैं वो हमें आयात करना पड़ता है। और फिर बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है हमारा 10.94%। मशीनरीज 8.9%। एग्रीकल्चर्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स 5.84%।
ये 2016-17 का हमारा डाटा है। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज इन द लास्ट डिकेड, से बहुत बड़ा चेंज हुआ है इसमें। एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज़ एंड गुड्स हैव बीन सप्रेस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो आज जो हमारे, जैसे हम लोग बोले थे कि जो ट्रेड में है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इनके बाकी जो एक्सपोर्ट था, जो गुड्स के का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट था, उसके मुकाबले हमारा जो सर्विस का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जिसमें कि इंडिया जो है एक सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में एक उभरा है। बहुत बड़ा मार्केट सॉफ्टवेयर का के रूप में बन के उभरा है, जो कि हमारा यदि बेंगलोर हुआ, दिल्ली है, नोएडा, गुड़गांव, ये सारा जो सॉफ्टवेयर का जो हब है, दिल्ली का जो नेहरू प्लेस मार्केट है उसको एक सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है। एशिया का दूसरा या पहला या दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है वो। और इसके साथ ही हमारा है अब नेक्स्ट हमारा टूरिज़्म एज अ ट्रेड। हमारा एक टूरिज़्म भी एक ट्रेड ही है हमारे लिए। यदि हम जैसे टूरिज़्म की बात करें तो इसमें तो पिछले 3 दशकों में ये काफ़ी तेज़ी से उभरा है। जो लास्ट 3 डिकेड्स है उसमें फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन कंट्री विटनेस इन इंक्रीज इन 4.5% ड्यूरिंग द ईयर 2015 एज अगेंस्ट द ईयर 2015 में 2014 की अपेक्षा 4.5% का इसमें एक वृद्धि हुई है। 2014 में जो सारा जो हमारा इनका जो फॉरेन ट्रेड जो फॉरेन टूरिस्ट थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारी इकोनॉमी के लिए वो था 1,35,000 करोड़ के आसपास। 1,35,000 करोड़ के आसपास था 2015 में। इसमें 6.05 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया आए 2015 में, और 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो कि 15 मिलियन लोग हमारे देश के जो कि सीधे टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स द नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। तो टूरिज्म क्या होता है, जैसे मान लें आप अब इंडिया जब बिहार का कोई आदमी कश्मीर घूमने जाता है तो यही ना कश्मीर के जो बना हुआ सामान है वो खरीदना चाहता है। जब कश्मीर या पंजाब का आदमी कोई बिहार, महाराष्ट्र या उड़ीसा आता है घूमने के लिए तो वो वहाँ की, जब बंगाल आता है वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो खरीद कर वहाँ की कुछ निशानियाँ अपने साथ लेके जाना चाहता है। और इस प्रकार ये एक बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री के रूप में उभरा है, जिसमें कि लगभग 15 बिलियन लोग, देख लें इसको एक बार फिर से, 15 बिलियन नहीं, 15 मिलियन लोग, यानी 15 मिलियन पीपल, यानी 1.5 करोड़ के आसपास लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। और इसी में फिर अलग अलग तरह के टूरिज़्म है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इट ऑल्सो helps in the development of international understanding about our culture and heritage. Foreign tourists visit India, the heritage tourism, ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism. There is a vast potential of development of tourism in all parts of the country. Efforts are being made to promote different types of the tourism upcoming industry. हमारे देश में जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसको निखारने के लिए बहुत सारा कोशिश भी किया जा रहा है। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चन, सब देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ 2 फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन कनेक्टेड टू द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसमें है पोरबंदर से सिलचर से पोरबंदर। विच ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा स्क्रीन धुंधला है जिसके कारण मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट तो इसमें है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस द ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले। तो इसमें होगा पाइपलाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। इसको आप लोग देखिए, इसमें कौन सा नहीं है। इसमें देखिए महाराष्ट्र, इसमें मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र होना चाहिए इसका आंसर। HVJ पाइपलाइन जो है वो हजीरा गुजरात से शुरू होकर चलिए इसको मैप पर हम देख लेते हैं इसका एक।
पाइपलाइंस का मैप नहीं है इसमें, चलिए हम इसको आप बाद में दिखाएंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें महाराष्ट्र होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट along the east coast? Chennai. A. Which one of the following is the most important mode of transportation? Pipeline. Important mode of transportation in India, railway, इसमें सबसे बड़ा रेलवे है। Which of the following terms used to describe the trade between two or more countries? International trade. Answer the following questions. State any three merits of roadways. अब रोडवेज के बारे में 3 मेरिट्स क्या बताएं इसमें, इसको तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, तो लेकिन चलिए हम लोग इसका 3 पॉइंट हम बता देते हैं, इसको लिख सकते हैं। पहला है कि ये एक डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, और ये इसके लिए रेलवे की तरह बिल्कुल सीधा नहीं, बिल्कुल आसानी से कहीं भी मोड़ा जा सकता है, आसानी से मोड़ सकते, इसलिए इसको बनाना आसान है, और ये कम खर्चीला है। इसमें रेलवेज और एयरवेज की अपेक्षा कम खर्चीला है। दूसरा है वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक साथ वो अपने साथ बहुत सारे वैगन्स को लेकर चलता है, सबसे पहली बात। दूसरी, और यदि बहुत सारे वैगन्स अपने साथ एक इंजन बहुत सारे वैगन्स को लेकर चल सक रहा है, तो जिसके कारण ये अधिक से अधिक सामानों का एक साथ परिवहन कर सकता है। फिर दूसरा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स, ये तो भी है इसको बॉर्डर रोड्स के बारे में, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाती हैं, तो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको खुद से लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड, चलिए अभी डिस्कस किया है इसको। नेक्स्ट है, इसमें क्या देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द 120 वर्ड्स। Why the means of the transportation and communication called the lifelines of a nation and its economy? अब सीधी सी बात है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले यदि कि जो है सूचना और इंफॉर्मेशन और जो गुड्स है उसका ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स, इंसानों का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, जैसे भी आज की लॉकडाउन की स्थिति में देख सकते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन तो बाकायदा चालू है, लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल बंद है, जिसके कारण अब बहुत सारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए, अब जैसे आप बात करें कि झारखंड स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर आयरन ओर है, कोयला है, और भी कॉपर्स के भी ओर है, और यही सब यहाँ से ले जाकर गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के आसपास इस पर आधारित इंडस्ट्रीज़ हैं। यदि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो यहाँ भी माइनिंग नहीं हो पाएगी, और उन क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी काम नहीं होगा, ऐसे में इकोनॉमिक लॉस होगा। और फिर वो जो सामान बन के तैयार हो रहा है, फिर भी उसे भी वापस लाना है, और जब वो सामान वापस आएगा, जिन क्षेत्रों में कहाँ कितना भेजना है, इसके लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे नोट पॉइंट्स हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। राइट द नोट्स फॉर चेंजिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। यदि हम लास्ट 15 ईयर्स की इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, यानी 2005 के बाद, तो चलिए इसको पहले तो एक बार आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, यदि आपसे हो जाता है तो ठीक है, इसकी चूँकि हम लोग इस पर डिस्कस नहीं किए हैं शायद लेसन में, यदि पढ़ के यदि आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। तो फिर मैंने जो वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए। थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को टैग भी कीजिए। और जैसे आप लोगों ने अभी कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, हिस्ट्री के लिए, तो हम अब नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री पर होगा। और इसमें जो हमारे ज्योग्राफी में कहीं भी ज्योग्राफी आज ये कंप्लीट हो रहा है, तो ज्योग्राफी में कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे जीमेल पर कर सकते हैं। मेरा जीमेल है cs88prasad@gmail.com। इस पर आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।